अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं क्या है खास आज की सुर्खियों में हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। तो जो सबसे पहली हमारी आज की हेडलाइन है वो है अबाउट हेट स्पीच। हेट स्पीच हमने पहले भी कर रखा है, लेकिन फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहा है। तो हेडलाइन रीड करता है कि टॉप कोर्ट टू अर्जेंटली हेयर हेट स्पीच केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को अग्री किया है कि जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए उन पिटीशंस पर जो कि हेट स्पीच के रिगार्डिंग आए हैं और अरेस्ट की और ट्रायल ऑफ पीपल की मांग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने हेट स्पीच का काम किया है, जिन्होंने वायलेंस इंसाइट करने का कार्य किया है। ठीक है, और बेसिकली जो ये न्यूज़ है ये किस एरिया से रिलेटेड है, तो हमारा एरिया है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार के आसपास की जो है ये खबर थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में आपको याद होगा हेट स्पीच से रिलेटेड मुद्दा उठा था। इसी के साथ मिस्टर सिब्बल ने अपने एक ओरल मेंशन में भी कहा है, जो हमारे ज्यूरिस्ट बेंच होती है उनके सामने, that we are living in different times where slogans in the country have changed from सत्यमेव जयते to शस्त्रमेव जयते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कोट है, मतलब ये जो इन्होंने इनकी जो बात है सिब्बल साहब की, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप अपने मेंस आंसर्स वगैरह में ना यूज़ कर सकते हैं। अब मेंस आंसर में यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं भी इसे यूज़ कर देना है, ऐसा नहीं है। जहाँ आपको कंटेक्स्ट लगे, जहाँ आपको लगे कि इसका रेफरेंस हम दे सकते हैं, सिर्फ उन्हीं जगहों पर आपको यूज़ करना है। ठीक है, या जैसे चेंज की जहाँ पर बात आ रही है तो वहाँ पर आप सत्यमेव जयते टू शस्त्रमेव जयते की बात कर सकते हैं, या जहाँ वायलेंस से रिलेटेड कुछ बात हुई है तो वहाँ आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जी नहीं, सिर्फ शस्त्रमेव जयते से काम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, सत्यमेव जयते को हम अनदेखा अनसीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ पर आते हैं कि मुद्दा क्या था, हेट स्पीच क्या होती है। देखो, हेट स्पीच मैंने इसलिए थोड़ा सा और डिटेल में आज समझाने के लिए आपको उठाया है, क्योंकि ये टॉपिक जब बार बार रिपीट होते जाते हैं ना न्यूज़ में, और जब सुप्रीम कोर्ट जैसी हाईएस्ट जुडिशरी इंस्टीट्यूशन जो है हमारे देश की, जब वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो मुद्दा अपने आप ही एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें इसे देखना होगा। तो हेट स्पीच क्या है? सबसे पहली चीज़, कोई लीगल डेफिनेशन हेट स्पीच की नहीं है, लेकिन हाँ, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 267th रिपोर्ट में कहा था कि हेट स्पीच जो है वो जनरली उस इंसाइटमेंट को कहते हैं जो हेट्रेड को फैलाती है। प्राइमरली वो हेट्रेड किसके अगेंस्ट होती है? अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ एंड द लाइक। ठीक है, तो ये कहा था किसने? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 267th रिपोर्ट में। इसके आधार पर जो है हेट स्पीच की डेफिनेशन जब बनाई गई तो कहा गया कि हेट स्पीच को हम कह सकते हैं कि वो वर्ड रिटन या स्पोकन फॉर्म में हो, वो साइन, वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन, वो सुना गया वाक्य या वो देखा गया दृश्य, जिसका कि इंटेंशन ही ऐसा हो कि हमें लोगों में डर या फिर अलार्म की सिचुएशन, पैनिक की सिचुएशन क्रिएट करनी है, या वायलेंस को जो है वो जन्म देता हो। ऐसा किसी भी, जो अगर कुछ भी ऐसा वक्तव्य है, ऐसा कोई भी दृश्य है, ऐसी कोई भी बात है, तो उसे हेट स्पीच कहा जाएगा। जनरल टर्म्स में जब हेट स्पीच की बात की जाती है तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये फ्री स्पीच पर एक लिमिटेशन है। ठीक है, जो कि आपको बार करता है, आपको प्रिवेंट करता है कि आप कुछ अनाप शनाप न कहें, आप कुछ किसी के अगेंस्ट न कहें। ठीक है,
और ये अगेंस्ट भी कैसे होता है, देखिए ये अगेंस्ट भी उस किसी पर्टिकुलर ग्रुप के, ठीक है, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट कही गई बात को लिया जाता है, जिसमें कि आप नफरत पैदा कर रहे हो, आप अग्रेसिव हो रहे हो, आप वायलेंस को जन्म दे रहे हो या रिडिक्यूल कर रहे हो, किसी की डिग्निटी को हार्म पहुंचा रहे हो, ऐसी कही गई बात को हेट स्पीच कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन को समझा। बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि मेंस एग्जाम में हेट स्पीच से रिलेटेड आए क्वेश्चन, तो उसकी डेफिनेशन ज़रूर दीजिएगा, ये ज़रूर बताइएगा जो 2-3 चीज़ें हैं कि देखो भाई लॉ कमीशन में 267 रिपोर्ट में ये कहा था और जनरल टर्म्स में हम इसकी स्पीच को ये लेकर चलते हैं। और जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा तो भी ये प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इंडिया में, भारत में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में हेट स्पीच के अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन को जो है रखा गया है और कहा जाता है कि स्पीच हो गई, राइटिंग्स हो गई, एक्शंस हो गए, साइंस हो गए, रिप्रेजेंटेशंस हो गए, ऐसा कुछ भी जो वॉयलेंस को जन्म दे रहा हो, जो वॉयलेंस को दिखा रहा हो, दर्शा रहा हो, लोगों के बीच में डिसहार्मनी को पैदा कर रहा हो, कम्युनिटीज़ में रिफ्ट ला रहा हो, नफरत पैदा कर रहा हो, ग्रुप्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा हो, उसको हम हेट स्पीच मानेंगे। और सेक्शन 153A और 505 ऑफ आईपीसी, किसकी सेक्शन है, आईपीसी की है। ठीक है, ये 2 सेक्शंस जो हैं ये इन्हें डील करती हैं और ये भी कहा जाता है कि यही 2 सेक्शंस मेन हैं जो कि इन पर पीनल प्रोविजंस भी लगाती हैं और जो भी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस हो गए, एक्सप्रेशंस हो गए, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए पनिशमेंट जो है वो निर्धारित करती हैं। अब सेक्शन 153A क्या कहता है, तो सेक्शन 153A जो है वो देखता है प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब अलग अलग ग्रुपों के बीच में जो भी एनिमिटी हो रही है ऑन सम पर्टिकुलर ग्राउंड्स। अब ये ग्राउंड्स कौन कौन से होंगे, तो ये ग्राउंड्स आपके होंगे रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एटसेट्रा। ठीक है, और इन बेसिस के ऊपर, इन ग्राउंड्स के ऊपर जो भी ऐसे एक्ट्स किए गए हों जिसके तहत आपसी नफरत पैदा हो, मतभेद पैदा हो, इनडिग्निटी कॉज की जाए एक दूसरे को, ठीक है, हार्मनी को डिसरप्ट किया जाए, वो एक ऑफेंस पनिशेबल होगा और इसके तहत 3 साल की सज़ा हो सकती है। कितने साल की, 3 साल, 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। दूसरा जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 505। अब 505 के ना 3 वो हैं, 5051, 5052, 5053। ठीक है, तो जो 1 है वो कहता है स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। इसमें आती है आपकी द स्टेटमेंट, द पब्लिकेशन, रिपोर्ट, र्यूमर, ये सारी चीज़ें पेनलाइज्ड होती हैं 5051 में। उसको ये कहा जाता है दैट इट शुड बी वन दैट प्रमोट्स म्यूटनी बाय द आर्म्ड फोर्सेस। अब ये देख लो, क्योंकि जब ये ना यहाँ से आपको प्रीलिम्स में देगा क्वेश्चन, अगर देगा तो क्या करेगा, इसको इंटरचेंज कर देगा आपस में, 5051 को, 5052 को और 3 को। तो यहाँ आप ध्यान रखना, यहाँ पर बोला है आर्म्ड फोर्सेस का, ठीक है, मेंशन है। ओके, दूसरी चीज़ ये जो है 5051 ये जेल टर्म लाता है अप टू 3 years, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आता है हमारा 5052 ये बात करता है उस ऑफेंस की टू मेक स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग और प्रमोटिंग एनिमिटी, हेट्रेड और इल बिटवीन क्लासेस। यहाँ पर आ गया हमारा मुद्दा क्लासेस वाला, ठीक है, तो क्लासेस वाला किस में है, 505(2) में, और 505(3) में जो है सेम ऑफेंस विल अट्रैक्ट अप टू 5 year जेल टर्म, बढ़ गई यहाँ पर टर्म। इफ इट टेक्स प्लेस इन द प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर किसी भी पूजनीय स्थल पर ये हो रहा है। ओके, अब वर्शिप में यहाँ कुछ भी हो सकता है, रिलीजियस सेरेमनीज में कुछ भी हो सकती हैं, पूजा पाठ, नमाज, कुछ भी, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मंदिर में किया गया जो हेट स्पीच का कार्य है वो मंदिर में ही माना जाएगा, जी नहीं, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, कहीं भी वर्शिप मतलब वर्शिप, ठीक है, रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड है। तो 3 हमारे टर्म है, 505 से आर्म्ड, 1 से आर्म्ड फोर्सेस, 505(2) से क्लासेस और 505(3) से रिलीजियस सेरेमनीज या वर्शिप का, ये तीनों ध्यान रखिएगा। ओके, ये था इम्प्रिजनमेंट पे जब हम आते हैं तो देखिए जो सेक्शन 153C है, ठीक है, उसके तहत 2 साल की जेल होती है और फाइन लगाया जाता है 5000, या हो सकता है कि दोनों ही दे दिया जाए, फाइन और ये भी। और 505A जो है
ये प्रेजेंट टर्म देता है अप टू 1 ईयर एंड अप टू 5 साल का फाइन, ठीक है। दूसरी चीज़ जो दूसरी रिकमेंडेशंस हैं अभी तक की, उन्होंने कुछ चीज़ें रिकमेंड की हैं। पहला तो ये कि प्रपोजल्स जो है टू ऐड सेक्शंस टू आईपीसी टू पनिश एक्ट एंड स्टेटमेंट्स दैट प्रमोट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अमाउंट टू हेट स्पीच हैव बीन मेड बाय दी MP बेजबरुआ कमेटी एंड TK विश्वनाथन कमेटी। अब देखो कमेटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपसे मैच द फॉलोइंग में, राइट। तो इन कमिटीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हेट स्पीच अगर करंट अफेयर्स में था तो हेट स्पीच से ही क्वेश्चन आएगा, ओके। दूसरी चीज़, एट प्रेजेंट द कमिटी फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉज विच इज़ कंसिडरिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस टू क्रिमिनल लॉ, वो एग्जामिन कर रही है क्या, इशूज हैविंग स्पेसिफिक प्रोविजंस टू टैकल दी हेट स्पीच। और इसी के साथ साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो ये कि भाई प्रोसेस को तेज कर दो, फास्टर कर दो, ठीक है, फटाफट से अर्जेंटली हियरिंग ली जाए जितने भी ऐसे केसेस के अगेंस्ट पिटिशंस आ रही हैं, ओके। चलते हैं दूसरी खबर पर। हमारी दूसरी खबर जो है वो है हमारे एम्प्लॉयमेंट फिगर्स से रिलेटेड, ठीक है। QES कहा जाता है। QES क्या है? QES है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है। और ये जो सर्वे है ये इसको रिलीज करता है हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो हमारा सर्वे आया है जिसमें जुलाई टू सितंबर 2021 का ये सर्वे है, इसमें बताया गया है कि 9 सेक्टर्स ऐसे हैं हमारे देश में जो अबाउट 85% एम्प्लॉयमेंट जो हैं इनको मैनेज कर रहे हैं। मींस 85% एम्प्लॉयमेंट इन 9 सेक्टर्स में है। वो कौन से 9 सेक्टर्स हैं? तो देखिए यहाँ इमेज में भी दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ, IT, BPO, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, होटल्स और कंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे पायदान पर एडुकेशन है, ठीक है। तो ये सर्वे हमारा आया है और इसमें बताया गया है कि जो इससे पहले वाला सर्वे था हमारा, ठीक है, उसके अपेक्षा इस सर्वे में बढ़त हुई है, इंक्रीज हुआ है। और पैंडमिक के बाद भी जो डेटा हमें मिल रहा है उसमें इंक्रीज आया है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो ये रिपोर्ट है ये आपकी जुलाई सितंबर वाली तो है ही, इसके अलावा जो इससे पहले की रिपोर्ट थी उसमें भी मतलब एक तरह से बढ़त देखी जा रही थी, बट दिस ईयर जो ये वाली क्वार्टर की रिपोर्ट है ये उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करी है, उससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर्स लेकर आई है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें प्योरली डेटा है, इसको आप जो भी हाईलाइटेड पार्ट है ना इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। क्यों करना है आपको नोट डाउन? जो डेटा है उसको मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि देखो आप ये चीज़ प्रीलिम्स में आपसे तो पूछ सकता है, राइट, लेकिन मेंस में आप खुद इसको अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। तो आप इनको नोट डाउन कर लो जो डेटा वाला पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिया है कि 20% जो है वर्कर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं और 6.4% जो है वो कैजुअल वर्कर्स हैं, ठीक है। ये इस रिपोर्ट, अब जब आप आंसर लिख रहे हो लेबर पर तो आप वहाँ पर कोट कर सकते हो अपने आंसर में दैट अकॉर्डिंग टू द QES क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, अपना आप टाइम पीरियड दे देना जुलाई टू सितंबर वाला। The construction sector has 20% of workers on contractual basis whereas 6.4% casual workers। तो वहाँ पर ना एक ये कह सकते हो आप एक बैकअप आपका जुड़ जाता है, ठीक है, एक बैकिंग हो जाती है आपके आंसर की, उसको एक सपोर्ट दे दिया जाता है, ठीक है, एक सबूत दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये जो है थ्योरी ये इस चीज़ से प्रूव होती है, ठीक है। तो इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। और कुछ खास नहीं है, मेन इनके सेक्टर्स के थे, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में है, वो ध्यान रखना है क्योंकि वो अलोन 39% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट रखता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है हमारा एडुकेशन है, तीसरे नंबर पर हेल्थ है, ओके। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है खास आज की न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। गुवाहाटी कोर्ट जो है उसने एक ऑर्डर को साइड में रखा है विच वॉज रिलेटेड टू फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन असम, ठीक है। तो ये चीज़ है और यहाँ पर जो पेटिशनर है वो उसको जो है बोला गया है कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। और ऐसा उसका कहना है, मतलब जो पेटिशनर था उसका कहना था कि मुझे बोला गया है कि भाई आप फिर से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करिए। अब देखिए इसको हम डिटेल में समझें उससे पहले मुद्दा जो उठता है ये न्यूज़ में
क्या हुआ कैसे हुआ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ क्या इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इम्पॉर्टेंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। गुवाहाटी कोर्ट ने क्या कहा उसको, या पुलिस ने क्या कहा पेटिशनर को, पेटिशनर ने क्या कहा, वो बिल्कुल भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि भाई सिटीजनशिप क्या होता है, सिटीजनशिप कौन कौन से आर्टिकल्स में स्टेटेड है, किस प्रिंसिपल पे सिटीजनशिप काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ समझने की होती हैं। तो चलिए सब फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस न्यूज़ को थोड़ा समझते हैं। पहला पैराग्राफ आप देख सकते हो, यही है गुवाहाटी कोर्ट के बारे में बताया गया है, जिसने फॉरेनर ट्रिब्यूनल असम की जो है उसके एक ऑर्डर को साइड में रख दिया है, जिसने ये डिक्लेयर किया था कि अ पर्सन who had migrated from erstwhile East Pakistan as a foreigner and asked him to apply for citizenship under the Citizenship Amendment Act। ठीक है, और ये ऑर्डर पास हुआ था, ठीक है, in the judgment to a writ petition filed by Bablu Paul alias Sujit Paul of Karimganj district of Assam by High Court bench comprising Justice N Koteswar Singh and मलासरी नंदी। ठीक है, तो ये केस था जहाँ पर ये मुद्दा उभर कर आया। अब हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि जो पॉल है, ही वॉज अबाउट 2 years old when he entered India with his father बोलोराम पॉल, ओके, एंड उनके ग्रैंडफादर का नाम था चिंताहरण पॉल। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। ठीक है, मुद्दा बस ये कि जब वो इंडिया आया था तो वो 2 साल का था। ठीक, और जब वो कब आया था इंडिया, 1964 में, 30 सितंबर 1964 में। फ्रॉम देम ईस्ट पाकिस्तान विच बिकेम बांग्लादेश मार्च 26 1971 में। दे वर गिवन रिफ्यूजी स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एज इट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन ईस्ट पाकिस्तान। राइट, ट्रिब्यूनल ने यह भी नोट किया कि भाई जो पेटिशनर है उसने पढ़ाई की है 5वीं कक्षा तक, कहाँ पर, गांधी कॉलोनी माध्यमिक विद्यालय कोलकाता में। ओके, आफ्टर अटेनिंग हिज मेजॉरिटी वॉज एंगेज्ड इन ज्वेलरी बिजनेस। ठीक है, तो मतलब ये कि वो इंडिया में 2 साल का था तो आया, उसके बाद उसने पढ़ाई की कुछ दिनों तक, फिर वो ज्वेलरी बिजनेस में काम करने लगा, तो रह तो वो यहीं रहा था। तो फाइनली जो क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है वो ये कि व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द पेटिशनर, अब उसे दिया जाए या नहीं दिया जाए। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो पत्थरकंडी करीमगंज असम जो है वो 1984 में सेटल्ड हुआ। ठीक है, और मतलब जो ये था पेटिशनर जो है वो 1984 में सेटल हुआ और उसने अपना ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया। ठीक है, हाई कोर्ट का जजमेंट के अनुसार और रिकॉर्ड्स के अनुसार हम ये चीज़ें कह रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया यहाँ पर कि भाई ये बताओ, जो ये है, जो ये पेटिशनर है, ये क्या नेचुरली उसको दिया जाएगा सिटीजनशिप का अधिकार, क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द पेटिशनर, क्योंकि ये तो 1964 में ही आ गया था, तो अब क्या करें, और ये तब से लेकर अब तक इंडिया में रह रहा है, तो क्या इसको वाकई कंसीडर करना चाहिए इंडियन सिटीजन या फिर इसको फॉरेनर स्टेटस मिलना चाहिए, क्या होगा? तो जो 2 जज बेंच है उन्होंने अपनी इनएबिलिटी को एक्सप्रेस किया ये कहकर कि भाई हम इनेबल हैं और मिस्टर पॉल जो हैं उन्हें एज इंडियन सिटीजन करार देने पे, ठीक है, जो कि वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं इंडियन सिटीजन हूँ, बट सिंस ही वॉज नॉट बॉर्न इन द कंट्री बट इन ईस्ट पाकिस्तान एंड नाउ बांग्लादेश विच इज़ नाउ बांग्लादेश, लेकिन वो इंडिया में आए भी 1964 में है। तो यहाँ मुद्दा उठ जाता है, क्योंकि whether a person who enters India in 1964 from East Pakistan can be considered to be an Indian or not, ऐसा कोई प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट 1955 नहीं बताता एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 6A2। ठीक है, ये कहा हमारे जजेज ने। अब जो सेक्शन 6A2 है सिटीजनशिप एक्ट का 1955 वाले का, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अ पर्सन entering India before 1/1/1966 can be deemed to be a citizen provided he enters Assam from the specified territory, और स्पेसिफाइड टेरिटरी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की है। अभी खत्म नहीं हुई ये बात, इसमें और भी चीज़ें उन्होंने जोड़ी, इन्होंने इसमें ये भी जोड़ दिया एंड ही हैज़ बीन ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन असम। ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ एंट्री, मतलब ठीक है आप 1 जनवरी 1966 से पहले इंडिया में आए, असम में ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से अग्रीड चलेगा, लेकिन आपको ऑर्डिनरली असम में ही रहना पड़ेगा, तब आपके साथ ये आपको जो है इंडियन स्टेटस दिया जा सकता है।
ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हम अगर असम अकॉर्ड देखें तो वो फॉरेनर्स जो कि एंटर कर रहे हैं असम में ऑन और बिफोर मार्च 25, 1971, दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप इफ दे रजिस्टर देमसेल्व्स बिफोर द अथॉरिटी। मतलब ये कि आप आए हो पहले, ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को असम की अथॉरिटी के तहत जो है वो रजिस्टर कराया है, और दोज हु एंटर्ड द स्टेट आफ्टर द डेट विल बी डिक्लेयर्ड एज फॉरेनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर टसल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये बंदा असम में, तो मतलब क्या ही इसको हम बताएं कि भाई वेदर ही हैज़ रजिस्टर्ड हिमसेल्फ और नॉट, ऐसा कुछ वो है नहीं। तो क्या होगा आगे भी ये न्यूज़ फॉलो अप होगी, बिल्कुल होगी। समझते हैं थोड़ा सा सिटीजनशिप को, चूँकि जो मुद्दा था वो तो हमें समझ आ गया कि क्या लेकर के जो है बहस चल रही है, और सिंस जुडिशरी ने खुद से जो है इसमें खुद को वो कर दिया है, ठीक है, कि हम आपको नहीं करार दे सकते, एक तरह से हिंट कर दिया है इनको कि हम अनेबल हैं, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें उठ करके आएंगी सामने कि भाई मुद्दा यहाँ पर यही बन रहा है कि आपकी इनएबिलिटी शो हो रही है, बट ऐसे कैसे, जुडिशरी तो इनेबल हो ही नहीं सकती। तो खैर मान के चलो ये मुद्दा अभी लंबा खींचेगा, लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव ये मुद्दा नहीं है। हमारे पास एग्जाम पर्सपेक्टिव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सिटीजनशिप का मुद्दा। सिटीजनशिप क्या होता है? तो सिटीजनशिप जो है वो सिग्निफाई करता है आपका और आपके देश के बीच मध्य क्या रिलेशन है उसको। दूसरी चीज़, सिटीजनशिप एक आइडिया है एक्सक्लूजन का, ठीक है। हालांकि वो नॉन सिटीजन्स, क्यों है एक्सक्लूजन का आइडिया? क्योंकि जो भी नॉन सिटीजन्स है उनको एक्सक्लूड कर देता है। वो ये नहीं बताता कि भाई कौन कौन हमारे सिटीजन्स है, लेकिन वो ये ज़रूर बताता है कि भाई ये हमारे सिटीजन्स नहीं हैं, ठीक। दूसरी चीज़, दो प्रिंसिपल्स हैं जो कि सिटीजनशिप को हमारे गाइड करते हैं। पहला है जस्ट सोली प्रिंसिपल, ठीक है। जस्ट सोली प्रिंसिपल जो है वो कॉन्फर करता है सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ तो इस केस में काम नहीं करेगा। और दूसरा जो हमारा ये है प्रिंसिपल है जस्ट सैंग्विनिस का, ये रिकॉग्निशन देता है टू द ब्लड टाइज। अब इनके जो पिता थे वो भी ऐसा नहीं कि वो इंडिया में जन्मे हो, राइट। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ मोतीलाल नेहरू कमेटी 1928 में जिसका गठन हुआ था, इंडियन लीडरशिप जो है वो फेवर में थी एनलाइटेंड कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट सोली, यानी बर्थ के आधार पर जो सिटीजनशिप दी जाती है, ठीक है। और रेशियल आइडिया जो है जस्ट सैंग्विस का, वो रिजेक्ट कर दिया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, क्योंकि इसे जो है अगेंस्ट द इंडियन इथोस माना गया था, ओके। दूसरी चीज़, सिटीजनशिप अगर इंडिया में हम देखें तो कहाँ मेंशन है? सिटीजनशिप हमारी यूनियन लिस्ट में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ये जो जुरिस्डिक्शन है सिटीजनशिप का, ये पार्लियामेंट के अंदर ही रहता है। अब दूसरे प्रोविजंस की तरह अगर हम देखें तो जो आर्टिकल्स जो कि नवंबर 26, 1949 को एनफोर्स हो गए थे, सिटीजनशिप आया था हमारा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आर्टिकल 11 जो है हमारा, इसके अंदर 5 से 11 तक जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल 11 जो है वो इटसेल्फ कॉन्फर करता है वाइड पावर्स ऑन पार्लियामेंट बाय लेइंग डाउन दैट nothing in the foregoing provisions shall derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all matters relating to citizenship। तो पार्लियामेंट को अधिकार किस आर्टिकल के तहत मिल रहा है? आर्टिकल 11 के तहत। प्लीज ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। 10 पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसके अगेंस्ट जाकर भी लॉ बना सकता है, ठीक है। यहाँ से पावर मिलती है पार्लियामेंट को। सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो पास हुआ था और उसे अमेंड भी किया गया 4 बार, 1986 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, और अभी वापस से जो हो रहा है CAA वाला जो ज्वलंत मुद्दा है वो तो खैर चल ही रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो 5वां मुद्दा हो गया एक तरह से, ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसेस का, ओके। अब ये एक्ट जो है ये क्या करती है? ये गवर्नमेंट को एम्पावर करती है टू डिटरमाइन द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन, राइट। हाउएवर अगर हम देखें तो डिकेड्स में पार्लियामेंट ने नैरो डाउन कर दिया है जो वाइडर कॉन्सेप्ट था यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप का, उसे बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ बर्थ, ठीक है। और जो फॉरेनर्स एक्ट पास हुई थी वो एक हैवी बर्डन लेकर आता है ऑन द इंडिविजुअल्स टू प्रूव दैट ही इज नॉट अ फॉरेनर। ये पूरा जो है प्रोसेस यहाँ पर है। अब आपको मुझे यहाँ पर एक चीज़ बतानी है, आपके लिए है कि कितने टाइप से
हम सिटीजनशिप को अक्वायर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ अक्वायरमेंट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। फटाफट से इसको जरा पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिए। आई नो आपको पता होगा कौन कौन से टाइप है और वो क्या कहते हैं, उनका नाम और उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक आपके लिए MCQ क्वेश्चन भी है, यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको बस इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग है। मैं एक बार और लिख दे रही हूँ। एग्जाम में ना ये ऐसे इनकरेक्ट लिखा होता है, हमें ना ये नहीं दिखता, ये इन वाला जो पोर्शन है ये नहीं दिखता। हम क्या करते हैं, हम आंख बंद करके सब करेक्ट लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है। फटाफट से इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और अगर ये आप बता सकते हो कि क्यों गलत है तो फिर पूछना ही नहीं है, फिर तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो गाज़ियाबाद से रिलेटेड है। एनकैप की रिपोर्ट आई है। एनकैप की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वो है गाज़ियाबाद, और दूसरे नंबर पर कोई नहीं है, हाँ है हमारी दिल्ली। दिल वालों का शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन के मामले में। वो तो बारिश हो गई है तो थोड़ी सी राहत है, बट देन यस अभी भी बहुत पॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है। और PM 2.5 जो है उसके आधार पर और PM 10 के आधार पर जो है लिस्ट निकाली गई है इन सिटीज़ की, इनको रैंक किया गया है। बस यही है खास, और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ मेंशन था इसलिए मैंने इसको डाल दिया है, चाहो तो इसको कर लेना। और जो एनालिसिस है एनकैप का, ठीक है, एनकैप ट्रैकर का, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है न्यूज़ पोर्टल कार्बन कॉपी, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड स्टार्टअप है, और रेस्पायर लिविंग साइंसेस जिसे कि डिज़ाइन किया गया है इंडिया की प्रोग्रेस से रिलेटेड, ठीक है। तो इनका जो है एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसके तहत ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है रिलेटेड टू रशियन ट्रूप्स को जो कि वापस भेजा जा रहा है। टोकाएव, इनको आप पहचान रहे होंगे, 2-3 दिन पहले भी हमने इन पर बात की थी। क्या हुआ था, तो कजाकिस्तान जो कि वन ऑफ द स्टेबल कंट्रीज़, मिडिल एशिया की स्टेबल कंट्रीज़ माना जाता था, रशिया और इंडिया के बीच में आती है वो, रशिया से बॉर्डर में भी जॉइंट है और बड़ा देश है। अलमाती बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ की, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा विद्रोह हो गया था जनता में, जिसे कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट का कहना है कि कूप डिटैट ट्राई किया गया था, लेकिन उसे डिफीट कर दिया गया। और रशियन ट्रूप्स जो कि लगाए गए थे हालात को जो है नॉर्मल करने के लिए, ठीक है, CSTO डिप्लॉय की गई थी। CSTO क्या, CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसे डिप्लॉय भी किया गया था चीज़ों को नॉर्मल बनाने के लिए। अब धीरे धीरे उन्हें भी हटा दिया जाएगा क्योंकि स्थिति सुधर रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी और कुछ खास नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट इसको हमने वो किया था, इसको हमने पूरा कवर किया था इस न्यूज़ को करंट अफेयर्स में। इसे हम फिर से क्यों लाए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक डेवलपमेंट है, राइट, एक प्रोग्रेसिव वे है। प्रोग्रेसिव वे क्या है कि चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, परिस्थितियों में सुधार आ रहा है, ठीक। तो ये थी हमारी दूसरी न्यूज़। अच्छा, कूप डिटैट जो है ये अगेन इम्पॉर्टेंट है। पहले म्यांमार में हुआ, राइट, फिर कजाकिस्तान में हुआ, यूक्रेन में कूप डिटैट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ वॉयलेंट एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो यूक्रेन में भी खैर तनावपूर्ण स्थितियाँ अभी भी मौजूद हैं, राइट। अफगानिस्तान तो पूछना ही नहीं है। तो काफ़ी सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर विद्रोह चल रहा है, जहाँ पर विध्वंसक जो है वो हरकतें हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कूप इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एक बार हमें देख लेना होगा, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो है वो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड से रिलेटेड है। पावर ऑफ द डॉग और वेस्ट साइड स्टोरी, 2 फिल्म्स ऐसी हैं जिन्हें टॉप प्राइज़ दिया गया है। इस बार बड़ी शांति से, बड़े आराम से, बिना किसी बिग इवेंट के हम कह सकते हैं कि ये अवार्ड जो है वो कन्वे किया गया, और इसकी कोई ब्रॉडकास्टिंग वगैरह नहीं हुई है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इन मूवीज़ के नाम देख लेना, द पावर ऑफ द डॉग और वेस्ट साइड स्टोरी के, ठीक है। जेन कैम्पियन की है डार्क वेस्ट एंड द पावर ऑफ द डॉग, ठीक। ये सेकेंड फिल्म है डायरेक्टेड बाय अ वुमेन, ठीक है। तो इसलिए ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है टू विन द बेस्ट ड्रामा, ओके। और स्टीवन स्पीजीज की वेस्ट साइड स्टोरी है, ठीक है। इसका क्या है, इनके किन एक्टर्स को मिला, विल स्मिथ और निकोल किडमैन को प्राइज मिला है फॉर द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इन फिल्म्स ड्रामाज फॉर टर्न्स इन किंग रिचर्ड एंड बीइंग द
रिकार्डोज में। तो भाई ये नाम इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम देख लेना, नोट डाउन कर लेना, एक बैक ऑफ द माइंड रखना, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी एग्जाम्स भी दे रहे हैं, राइट। तो स्टेट पीएससी में ये फेवरेट एरिया होता है, मैं आपको बता दे रही हूँ। इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना और इन नाम्स को देख लेना, कई बार यूपीएससी में भी पूछ देता है। ओके, तो डायरेक्टर्स के नाम और एक्टर्स के नाम इंपॉर्टेंट हैं, वो प्लीज़ देख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल आई गेस, येस। एंड बने रहिए हमारे साथ डेली #सीरी रिचुअल्स पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए तमाम यूट्यूब क्लासेस। आई होप आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा, आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की, ठीक है। और पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ उसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि आंसर ज़रूर करिए। और जो भी आप लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसमें लगता है कि आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। डेली न्यूज़ जो हमारी जाती है बुलेटिन में, वहाँ से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, सो दैट आप तक इंफॉर्मेशन टाइम पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।